Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है, इंट्रो क्लास होने वाली है किसकी? इंग्लिश अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, उसे बस फॉलो करते जाओ। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ, डेफिनेटली देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। राइट, तो इसमें मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों का आगे का रोड मैप होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम इंग्लिश में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मेनली आपको पता है आपके पास जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मेनली जो आपका ग्रामर होता है वो पूछा जाता है ना, जो आपका और चीज़ें होती हैं जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, वहाँ आपके पास जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो यहाँ थोड़ी सिनेरियो चेंज रहता है। यहाँ मेनली जो आपका फोकस होता है वो किस पे होता है? ग्रामर पे होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पे होता है। और अगर आपने हिंदी ग्रामर भी अगर किसी ने पढ़ी होगी, जिसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, कई सारी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो जिसने वो पढ़ी होगी वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ भाई, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ आपका हिंदी लैंग्वेज रहता है। ठीक है, बाकी सारा सेम है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो चीज़ एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, उससे पहले इंग्लिश का जो सबसे स्टार्टिंग होती है, जो बेसिक होती है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपके सामने दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका अल्फ़ाबेट, एक आता है आपका लेटर्स। ठीक है, और आई एम श्योर 8% बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि जो ये अल्फ़ाबेट है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ठीक है, मैं को अगर कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो 98% बच्चे कहते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। अगर कोई पूछे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, बोल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो अभी देखो, हम कहेंगे कि इंग्लिश में सर अल्फ़ाबेट होता है आपका, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है 1। ठीक है, इंग्लिश में आपका एक अल्फ़ाबेट होता है। अब अल्फ़ाबेट की मीनिंग समझो। अगर मैं आपको अल्फ़ाबेट को हिंदी में बताऊं, हिंदी जो मीनिंग होती है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। जैसा आपने अगर कभी आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी कि हिंदी में वर्णमाला होती है जो अ से स्टार्ट होती है और ज्ञ तक जाती है। ऐसी अल्फ़ाबेट की हम अगर हिंदी मीनिंग देखें तो वर्णमाला होती है। और वर्णमाला को अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि सर हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में लिखवा रहे हो, आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ये आपकी वर्णमाला, ऐसा लिखा जाता है वर्णमाला। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे वर्ण मीन्स क्या होता है? वर्ण मीन्स होता है अक्षर। ठीक है, जो आप लोग ये अ से ज्यों तक देखते हो ना, वो सारा आपका क्या होता है? उसे हम अक्षर कहते हैं, अ से ज्यों तक। सेम चीज़ जो आपका अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, या जो आपके लेटर्स होते हैं, अगर आपने ए से जेड तक कभी देखा होगा, ए से जेड तक कभी देखा होगा, ए से आप लोग कहाँ तक देखोगे? जेड तक देखोगे, तो ये पूरी की पूरी एक क्या बनती है? एक माला बनती है। समझ रहे हो? इसी को हम क्या कह रहे हैं? वर्णमाला कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? अल्फ़ाबेट कह रहे हैं। समझ आ रही है बात? कि जो हिंदी में वर्णमाला है, हम वर्णमाला को जो हिंदी में जाती है वो ऐसे ज्ञ तक जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब हम उसे वर्णमाला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्ण मतलब तो हो गया अक्षर, जो कि अ आ ई उ वगैरह होते हैं। ठीक है, और माला ऐसे ज्यों तक जो कंप्लीट एक माला बन रही है, उसे हमने क्या कहा? वर्णमाला कहा। ठीक है, तो सेम चीज़ आपका कहाँ होगा? सेम चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी होता है कि अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ तो अल्फ़ाबेट की जो मीनिंग होती है वो होती है वर्णमाला। ठीक है, कि ए से लेकर के जेड तक की जो एक पूरी माला बन रही है वो आपका क्या होता है? वो आपका अल्फ़ाबेट होता है। इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? इस कंप्लीट सेटअप को हम क्या कहते हैं? इस कंप्लीट सेटअप को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक होता है। ए से जेड तक इस कंप्लीट जो ये माला बन रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? अल्फ़ाबेट कह रहे हैं। राइट, अब आप बोलोगे सर तो फिर हम जो अभी तक कहते आ रहे थे कि 26 क्या होते हैं? तो 26 होते हैं उसमें आपके लेटर्स। अगर लेटर्स की बात होगी तो लेटर्स कितने हो गए? 26 होते हैं आपके लेटर्स। ठीक है, लेटर्स कितने होते हैं? 26 आपके लेटर्स होते हैं। अब ये 26 कौन कौन से लेटर्स होते हैं ये सभी लोगों को पता है कि आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे लेटर्स। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक कंप्लीट आता है और अल्फ़ाबेट 1 है, जो मैंने आपको माला बना के समझा दी कि ए से जेड तक इस पूरे को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितना हो गया? 1 हो गया। उसके अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं ए से लेकर के जो जेड तक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल ये जेड, ये टोटल ये आपका क्या होता है? इनको हम लेटर्स कहते हैं।
क्लियर हो गया? तो अब आपको लग रहा हो कि हाँ यार, अभी तक हम कितनी सारी गलत मतलब मिसकंसेप्ट होते हैं हम लोगों के, ठीक है, या पहले से हमें वही चीज़ बता दी जाती है, या हमने कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो टीचर्स होते हैं उन्हें तो आपको बताई होगी, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट हो गया 1, लेटर्स हो गया 26। आप बोल रहे हो तब सर, तब से आप इसी पे फोकस कर रहे हो कि 1 और 26 करना जरूरी है, क्योंकि अभी आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। बार बार आपको जब ये चीज़ सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी, और जो भी करवाऊंगा हर एक चीज़ आपको समझ आएगी, वो गारंटी मेरी है। आप लोग बस आगे प्रोसीड करते जाओ, फॉलो करते जाओ, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। फिर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो आपके लेटर्स होते हैं, जो आपके 26 लेटर होते हैं, अभी हमने देखा जो आपके 26 जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें से फिर एक चीज़ आपको पता होगी, एक चीज़ आपको पता होगी कि कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। हम जिनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में अगर आपने कॉन्सोनेंट को पढ़ा होगा तो हिंदी में हम कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। अगर किसी ने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। सेम चीज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट इसमें होगा आपका कॉन्सोनेंट का और एक पार्ट इसमें होगा आपका किसका, वोवेल्स का, ठीक है सर। ओके सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हो गया आपका कॉन्सोनेंट, एक हो गया आपका यहाँ पे क्या, वोवेल्स। अब हमने इन दोनों को पढ़ना है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल का क्या फंडा होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि जो अगर आप ए से जेड तक को प्रोनाउंसिएशन करोगे, ठीक है, ए से जेड को अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। एक में ऐसा प्रोनाउंसिएशन आएगा, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, उच्चारण की बात कर रहा हूँ। एक में ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा कि जो क्या होगा, जो क्या होगा, ध्यान से देखना, जो क्या होगा आपका प्रोनाउंसिएशन, जो क्या होगा आपका प्रोनाउंसिएशन। एक तो आएगा ए का प्रोनाउंसिएशन, ई का प्रोनाउंसिएशन, आई का आएगा, ओ का आएगा, ए ई आई ओ यू, ये प्रोनाउंसिएशन आएगा। इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है किसमें, वोवेल्स में। अब आप कई बार आपने, जब मैं आपको आगे आर्टिकल पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बस जो करवा रहा हूँ उस चीज़ को समझते जाओ। वोवेल्स को हम क्या कहेंगे, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल्स होते हैं, ठीक है। या अगर हम वोवेल के साउंड देखें तो कोई आगे आप जब कोई भी वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ना तो कहीं पे भी ऐसी साउंड आएगी, कहीं पे भी ऐसी अगर साउंड आती है, भले भले वो आपका वोवेल्स होगा या नहीं होगा, फिर भी हम वहाँ पे उस वर्ड को वोवेल्स की कैटेगरी में डालते हैं। जिसने आर्टिकल पढ़े होंगे कि कहीं पे आपने देखा होगा, कहीं पे ए का यूज़ होता है, कहीं पे एन का यूज़ होता है, कहीं पे टी एच ई द का यूज़ होता है। जो ये टी एच ई होता है इसको हम कहीं पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं द, और इसको हम कहीं पे प्रोनाउंसिएशन करते हैं दी, ठीक है। इस पे हम कहीं पे क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कहीं पे हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या, दी, ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वहाँ पे इन वोवेल की जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसने ये पढ़ा होगा ए एंड द का फंडा, उसको थोड़ी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए वोवेल्स हमने बोला ए आई ओ यू, जो छोटे वो सारे आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो छोटे कौन कौन, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए बी सी डी ई आ गया, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू तो वहाँ आ गया ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। बी सी डी एफ जी, ये सारे आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। अब कोई पूछे कि टोटल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके टोटल 21, टोटल 21। और 21 में से आपको पता है जब टोटल लेटर 26 हैं, 26 में से 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए, तो बचे कितने, 5 होते हैं आपके क्या, वोवेल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर किसी ने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी व्याकरण में क्या होता है आपका कि जो लेटर्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जो व्यंजन होते हैं वो टोटल 52 होते हैं, ठीक है। किसी को पता होगा, कोई बोलेगा कि नहीं सर 49 होते हैं, ठीक है। तो कभी आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा, अभी के लिए समझ तक 52 होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको ये चीज़ पता होगी कि जो 36 होते हैं, 36 क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। आपने सुना भी होगा
ठीक है, बार बार हम कहते हैं ना कि भाई आज क्या 36 व्यंजन बन रखे हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें। और जो स्वर होते हैं, स्वर होते हैं वहाँ पे 13 वहाँ पे स्वर होते हैं, अ आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ अंग ओ, ठीक है, 13 वहाँ पे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, अगर आप वहाँ से अ से लेकर के अंग अ तक देखोगे तो सारी के सारी जो भी प्रोनाउंसिएशन आ रही हैं वो इन 5 वोवल्स में इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अ देखोगे तो अ ये ए आ गया, ठीक है, फिर आप वहाँ पे आ देखोगे ए आ गया, ई देखोगे ई आ रहा है, ई भी ये आ रहा है, ठीक है, फिर आप वहाँ पे ए देखोगे फिर ये आ रहा है, यू देखोगे, ठीक है, आ रहा है, ओ देखोगे, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि अल्फ़ाबेट हो गया 1, लेटर हो गया 26, आउट ऑफ 26 21 आर कॉन्सोनेंट एंड रेस्ट 5 आर वर्बल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, समझ आपको आ गया होगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं कि भाई हम पे जो लेटर्स थे, ठीक है, अब हम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जो लेटर्स आपके पास 26 लेटर्स है, अगर मैं उनको मिला दूँ, ठीक है, उनको मर्ज कर दूँ, कहीं से मैंने बी उठा लिया, कहीं से मैंने सी उठा लिया, कहीं से मैंने डी उठा लिया, ठीक है, तो उनको अगर मैं मिक्स कर दूँ, ठीक है, उनको अगर मैं ग्रुपिंग कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वर्ड मिलेगा। यहाँ से कहने का ये मतलब है कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलकर के आपका वर्ड बनता है, और फिर अगर मैं वर्ड को क्या कर दूँ, मिक्स कर दूँ, 2 से ज़्यादा वर्ड को ले लूँ तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स आप ऐसा कह सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपका वर्ड कहेंगे, ठीक है, वर्ड कहेंगे। या इसमें आप लिख सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए, अच्छे से पढ़ना है यार, ठीक है, जो करवाऊंगा उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। लेटर्स में मैं लिख सकता हूँ क्या, लेटर्स तो आपको पता है जो ए होता है, ए से लेकर के जेड तक सारे आपके क्या होते हैं, मिट जा, सारे आपके क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। वर्ड को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, वर्ड को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वर्ड को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। अब सारे लेटर तो मीनिंगफुल ही होंगे, है ना, मैं जस्ट आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ, थोड़ी नोट्स आपके पास बनने चाहिए, जो लिखाऊंगा उसी को आपको फॉलो करना है, नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ। नोट्स अगर नहीं बनाओगे, मैं से ये सारा भी आपको मैं दे सकता हूँ, किसी को चाहिए होगा तो ये भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर उससे क्या होता है ना, आप प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं, है ना, कि यार चलो हम पे वो मोबाइल में पढ़ा है, लैपटॉप में पढ़ा है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसको देख ये कह देते हैं कि चलो यार बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो ऐसे ही रह जाता है। खुद से अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से आप नोट लिख रहे हो, तो जब आप एग्जाम के नियर जाओगे तो उस टाइम आपको रिवीजन करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया, देखो अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया ऐसे ए सी पी एफ, ठीक है, ये मैं लेटर तो ले लिए, बट आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा होगा कि सर जो ये ए सी पी एफ है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, ए सी पी एफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए मैंने लिखा ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। अब मैं अगर यहाँ पे थोड़ी इसकी मीनिंगफुल लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैंने यहाँ से लिया ए, ठीक है, एक मैंने यहाँ से लिया पी, मैंने लिया पी, फिर लिया एल, फिर लिया ई। अब आपको ये दिख रहा है कि हाँ भाई इसकी कुछ मीनिंग आ रही है, ए पी पी एल ई एप्पल, इसकी कुछ मीनिंग आ रही है, सेव आप जिसे कहते हो, राइट, इसकी आपको प्रॉपर मीनिंग आ रही है। लेकिन जब मैंने ए सी पी एफ लिखा था, इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं आ रही थी, इसलिए हमने लिखा ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर को हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो लेटर से मिलकर के आपका क्या बनेगा, लेटर से मिलकर के आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, लेटर से मिल करके वर्ड बनेगा। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, अब क्या होगा आपका कि जो ये वर्ड थे, ठीक है, वर्ड आपको मिल गया, अब ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा आपका, सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस में आप लिख सकते हो, सेंटेंस में आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स लिख लेने यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। फिर एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो विच गिव कंप्लीट सेंस, आप अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है, विच गिव कंप्लीट सेंस की मीनिंग क्या है अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
विच गिव कंप्लीट सेंस, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस। हो सकता है हमने यार वर्ड का ग्रुप बना दिया, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, क्या मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि राहुल बेड गो ईट, मैंने ये लिख लिया राहुल बेड गो ईट। अब क्या ये सेंटेंस है? यस सर सेंटेंस, अभी के लिए सेंटेंस है। हमने जब यहाँ तक देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, अभी हमने सिर्फ ये लिखा है कि राहुल बेड गो इट, लेकिन इसका देखो, इसको आपको कुछ सेंस आ रहा है, इसका आपको कुछ सेंस फील हो रहा है, फील होने का मतलब कुछ इसका भाव निकल रहा है, कंप्लीट सेंस आना चाहिए, पूरा का पूरा भाव, पूरा पूरा अर्थ, पूरा पूरा सेंस आपको वहाँ पे पता चलना चाहिए। जब मैंने लिखा राहुल बेड गो इट, तो यार आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे, फिर आप बोलोगे अरे कहना क्या चाहते हो, है ना, कि राहुल बेड गोइट, इससे तो कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो, राहुल बेड गोइट से कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि मीनिंगफुल, पहली बात तो मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि मीनिंगफुल लेटर होना चाहिए, ठीक है, वर्ड्स मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, विच गिव कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यहाँ पे इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, राहुल बेड गो इट, इसका कुछ भी सेंस नहीं आ रहा है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि राहुल इज अ बैड बॉय, वैसे होगा नहीं, अच्छा ही होगा वो तो, है ना, राहुल इज अ बैड बॉय। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि सर यहाँ पे सीधे सीधे आपको, यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या दिख गया कि कंप्लीट आपको एक सेंस पता चल रहा है कि राहुल इज अ बैड बॉय, राहुल एक बुरा लड़का है, एक गंदा लड़का है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, होगा तो अच्छा, जस्ट एग्जांपल के लिए हमने उसे बुरा बना दिया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई जो सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने वर्ड्स को ग्रुपिंग कर दी, मर्ज कर दिया, लिख लिया, सेंटेंस बन गया, कंप्लीट सेंस उसका आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंडा आप लोगों को यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा फंडा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंडा कहाँ चला गया, वापस आ जा, ठीक है, ये पूरा का पूरा फंडा आपको यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। कहाँ से मिटेगा अभी, पूरा का पूरा फंडा आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। इसे थोड़ी रफ करने दो मुझे, ठीक है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, वो आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वहाँ पे क्या, सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ओवरऑल अभी क्या पता चला, अल्फ़ाबेट 1 होता है, लेटर आपके 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, वोवेल्स आपके 5 होते हैं, और लेटर से मिलकर के बनता है आपका वर्ड, वर्ड से मिलकर के बनता है आपका सेंटेंस। अब मुझे सेंटेंस मिल गया, ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया, अब मुझे यहाँ से क्या मिल गया, अब मुझे यहाँ से सेंटेंस मिल गया। जब मुझे यहाँ से आप सेंटेंस मिल गया, तो अब मैं क्या करूँगा, कि जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जितनी भी बातें अभी मेरे मुंह से निकल रही हैं, वो सारी की सारी क्या है, एक सेंटेंस की फॉर्म में है, जिससे कि आपको कंप्लीट सेंस पता चल रहा है, पूरी की पूरी मेरी बात आपको समझ आ रही है कि हाँ भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वो कंप्लीट एक सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। हमें सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस तक हम लोग ले आए। अब उस सेंटेंस को जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी थॉट आ रहे हैं, जब मैं उस थॉट को आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो इसी को हम लैंग्वेज कह देते हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, उसी को हम क्या कह देते हैं, लैंग्वेज कह देते हैं, कि जो भी हमारे माइंड में थॉट होते हैं, उनको जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड लैंग्वेज, वही आपकी लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूँ ना आप तक पहुँचे, उसी को हम भाषा कहते हैं, उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पे है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, ठीक है। स्पीच मतलब वैसे होता है भाषण, आपने सुना होगा, है ना, स्पीच मतलब होता है भाषण, जो भी हम बोल रहे हैं, स्पीच मतलब भाषण। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो ओवरऑल अगर आप देखोगे वो है क्या, वो सेंटेंस है। इस बात को समझ लो ना, ओवरऑल अगर हम देखें कि वो है क्या, तो वो आपका क्या होता है, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके सेंटेंस होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, वो सेंटेंस ही होते हैं। तो स्पीच में कंफ्यूज मत होना, स्पीच मतलब भाषण होता है, भाषण में क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। उन सेंटेंस को जब मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप तक एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो वो आपका क्या होता है, उसी को हम सेंटेंस कह रहे हैं, वही आपका स्पीच है। अब उस स्पीच के क्या क्या पार्ट होंगे,
वो चीज़ हम लोगों को देखनी, उस स्पीच के क्या क्या पार्ट होंगे। स्पीच को मैंने बोल दिया कि स्पीच को आप लोगों को क्या समझना है, स्पीच को आप लोगों को सेंटेंस ही समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लिख लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ। पहले तो स्पीच को आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पीच की मीनिंग को हम, स्पीच को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस से लिख सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, स्पीच को मैं सेंटेंस लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके सर। फिर देखो, अगर मैं आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिख लिया, ठीक है, आई एम आ I am a good टीचर, ठीक है, आपको भी पता होगा, ठीक है, आई एम अ गुड टीचर। अब इसमें देखो, आपको दिख रहा है कि सर इसके जो पार्ट है, एक पार्ट हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है, 1 2 3 4 5। इस सेंटेंस में मुझे 5 पार्ट दिख रहे हैं, 5 भाग दिख रहे हैं, ठीक है, 5 मुझे इसके यहाँ पे पार्ट से दिख रहे हैं। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं कि सर जो ये स्पीच थी, जो ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो आगे की बात है, वो आगे की बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आई की हम बात करें तो आई क्या होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, आई क्या होगा, ये एक नाउन होगा, ठीक है, ऐसी एम ए गुड टीचर, ये भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, ठीक है। अब वो जैसे आपने सेंटेंस में हिंदी देखा होगा, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। नॉर्मल अगर हम सेंटेंस देखें तो उनकी बात भी हमने अभी आगे करनी है। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना चाह रहा हूँ कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आगे देखो सेंटेंस में आपके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, उनको एक बारी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले देख लो, जो पार्ट्स आएगा सबसे पहले सेंटेंस में, ठीक है, उसको देख लो। पहला फर्स्ट मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला जो पार्ट आएगा, पहला पार्ट आएगा आपका नाउन, ठीक है, नाउन। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक होता है आपका नाउन। नाउन के बाद जो सेकंड आएगा वो आएगा आपका क्या, प्रोनाउन। आपने पढ़े भी होंगे, आपने सुने भी होंगे, नाउन प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बाद आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझना है। नाउन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करना है, ये तो ग्रामर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन क्या होता है, कोई भी जो नाम होता है, जैसे मैं, आप, ठीक है, या कोई भी पर्सन का नाम होता है, कोई भी प्लेस का नाम होता है, कोई भी थिंग का नाम होता है, वो आपके नाउन होते हैं। हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे क्या आता है, ये प्रोनाउन आता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब नाउन की जगह जो यूज होता है, ठीक है। अभी हमने जैसे यहाँ लिखा था ना, अभी हमने यहाँ पे ये आई लिखा था, तो ये आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे आपका प्रोनाउन होता है, जो नाउन की जगह यूज होता है। यहाँ पे मेरा नाम संतोष आना चाहिए था, लेकिन वो सेंटेंस गलत हो गया, वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। बट ये आपके यहाँ पे एक नाउन की जगह यूज हुआ था, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हर एक चीज़ हमने आगे डिस्कस करनी है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, फिर आपके यहाँ पे एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे आएगा आपका क्या, वर्ब। वर्ब सबको पता है, जो भी काम हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा होता है, जो एक्शन वहां पे परफॉर्म हो रहा होता है, वो आपका वर्ब कहलाती है, क्रिया हम जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। वर्ब के बाद आएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब। वर्ब के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। जो वर्ब और एडजेक्टिव की क्या करता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कुछ इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक उनके बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, 1 2 3 4 5, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब के बाद आएगा आपका यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन। एडवर्ब के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो मतलब सेंटेंस में रिलेट करता है ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है। जैसे आपने एक ही सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस को मर्ज कर लिया, तो उनको जो मर्ज करता है उसमें जो रिलेशन बताता है वो आपका प्रीपोजिशन होता है। सारी चीज हमने डिस्कस करनी है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। इसके बाद आएगा आपका प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा। प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा, जो ऐड करता है, जो सेंटेंस को ऐड करता है, दो से ज्यादा सेंटेंस को जो मर्ज करता है, बीच में जो कनेक्टर होता है वो आपका कंजंक्शन होता है। और लास्ट आएगा इसमें आपका क्या, इंटरजेक्शन। कोई से इंजेक्शन कहता है तो इंटरजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन,
तो ये 8 मेन पार्ट हो गया आपके किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें ये पार्ट हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको नोट कर लो, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पे मतलब कोई सडन जो रिएक्शन होते हैं, है ना, वो आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ देख ली, आप हैरान हो गए, आप आश्चर्यचकित हो गए, आप एकदम से वंडर हो गए कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो सारे आपके क्या होते हैं, जो सडन इमोशंस आपके होते हैं ना, वो आपके इंटरजेक्शन में आते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम इनकी यहाँ पे मार्किंग कर दें, अगर हम यहाँ पे इनकी मार्किंग कर दें तो देखो ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा आपका यहाँ पे क्या, ये होगा आपका यहाँ पे क्या, ये हो गया आपका 1, सेकंड हो गया प्रोनाउन, थर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे वर्ब, फिफ्थ हो गया आपका यहाँ पे एडवर्ब, सिक्स्थ हो गया आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, सेवंथ हो गया आपका यहाँ पे कंजंक्शन, एट हो गया यहाँ पे आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। आपने ना आर्टिकल भी बोलेगा कोई कि सर आर्टिकल किधर गया, आर्टिकल किधर गया, तो जो आर्टिकल होता है वो आपका एडजेक्टिव के अंदर ही आता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो आर्टिकल भी वही काम करता है, जो ए एंड द होता है वो भी आपका वही काम करता है, नाउन और प्रोनाउन की कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। आपको आगे समझ आएगी वो चीज़, जिसने पढ़ा होगा आर्टिकल उसे समझ आ रहा होगा कि मैंने अभी क्या कहा, क्यों कहा, ठीक है। बाकी आप लोग भी समझ जाओगे, कोई परेशानी नहीं, फुल चिल रहा करो, फुल फ्रैंक रहा करो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ। तो ये पूरा फंडा हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच तक बेसिक। अब सुनना मेरी बात, अब हमने जो स्टडी करनी है, हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें पढ़ना है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमने देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का मतलब क्या है, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, फंजंक्शन, वनजंक्शन, जो भी है वो सारा कुछ हमने स्टडी करना है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, जब हमें इसका बेसिक इंट्रो हो जाएगा कि अच्छा भाई नाउन ये है, अच्छा प्रोनाउन वो है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ने हैं टेंसेस। सीक्वेंस से बता रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और गारंटीड जो मैं पढ़ाऊंगा इजीली आपको समझ आएगी, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके हम लोगों ने क्या पढ़ना है, टेंसेस पढ़ने। टेंसेस सबको पता होगा, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वगैरह, ठीक है। उसके कई सारे पार्ट होते हैं, अगर किसी ने सुना होगा। जैसे अगर मैं प्रेजेंट की, पहली बात तो सिंपल वाले होते हैं, उसके बाद जो प्योर टेंसेस है उसमें आपका क्या आएगा, जैसे पास्ट, अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हो, है ना। फिर आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हर किसी होंगे। फिर आप फ्यूचर, जैसे पास्ट में जाओगे, पास्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, फिर आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप फ्यूचर में जाओगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जब हम एक पहले टेंसेस कर लेंगे, ये चीज़ मतलब कोई भी आप जब इंग्लिश पढ़ोगे तो ये सीक्वेंस होता है पढ़ने का, टेंसेस। टेंसेस जब आपको आ जाएंगे फिर हम लोग करेंगे एक्टिव पैसिव, ठीक है। और मैं आपको वो चीज़ करवाऊंगा जो आपके उसमें पूछी जाएगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको इसमें से हो सकता है कोई चीज़ हम ना डिस्कस करें क्योंकि आपके लेवल की नहीं होगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके लेवल की नहीं होगी उसे हम फिर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली हल्का सा बता देता हूँ, जैसे टेंसेस आपने पढ़ लिया। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो परेशान मत होना, ये उनके लिए जिनको समझ आ रहा होगा, कि जो सब्जेक्ट होता है वो जो वहाँ पे क्या कर रहा होता है, जो वो एक्शन कर रहा होता है, जो वर्ब होती है वो उस वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है, वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो आपके एक्टिव वॉइस होते हैं। पैसिव वॉइस में या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, अगर सब्जेक्ट होगा भी तो वो जो काम वहाँ पे हो रहा होगा उसके द्वारा नहीं हो रहा होगा, ये हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो उस काम को कर रहा है, ठीक है। वो वहाँ पे पैसिव होगा, वो वहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, वहाँ पे डीएक्टिव रहता है, इसलिए उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना है। जब आपका ये हो जाएगा तो ऐसा होता है हर जगह ऐसा, मतलब जो भी एक प्रॉपर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपको फुल पढ़ना है तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी एग्जाम में आप में इसमें से कुछ हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपने जैसे नरेशन देखा होगा, ठीक है। नरेशन क्या, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा होगा, है ना। जैसे आपने क्या देखा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे ना, जो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे
वो कवर करनी है, ठीक है। तो नरेशन में वो होता है कि कौन कैसा नरेट कर रहा है। अगर किसी ने मेरे से कोई चीज़ बोली, मैंने उसी के वर्ड में वो चीज़ आपसे शेयर कर दी, है ना, तो वो आपका डायरेक्ट होता है। अगर मैंने तोड़ मरोड़ करके अपने, जैसे कि मेरे पे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उस इन्फॉर्मेशन को आप तक अपने हिसाब से अपने शब्दों में पहुंचाया, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज़, ये तो हर एग्जाम में फिर पूछा जाता है, क्या चीज़, जो आपके क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ठीक है। जो आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो कि पैसेज वगैरह, ठीक है, इसे आप पैसेज लिख सकते हो, जो कि पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, वो चीज़ आपकी होगी, ठीक है। और ये तो प्रैक्टिस का खेल है, खैर पैसेज वगैरह, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है, थोड़ी सी बता देंगे कि कैसे आपको उसे प्रोसीड करना होता है। कुछ उसका एक प्रॉपर कुछ स्टेप होते हैं, वो फॉलो करोगे डेफिनेटली आप एकदम से अच्छे से कर लोगे। तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपके पैसेज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे मिस होंगी, ये तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कुछ चीज़ यहाँ पे आपकी वो हो सकती हैं, ठीक है, क्या हो सकती हैं, स्किप हो सकती हैं। फिर होता है इसमें आपका क्या, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एक, जैसे आपने कुछ नाम करके होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में क्या होता है आपका, जैसे आपको कुछ टेंसेंट दिया जाता है, जैसे 3-4 लाइन का वो एक मतलब छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, जैसे एक लाइन आपकी ये हो गई, 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 एक आप लाइन आपकी ये गई, 4 लाइन आपको दी जाएंगी। बीच बीच में क्या होगा कि कुछ ब्लैंक स्पेस होगा, ठीक है। तो आपको उस ब्लैंक को फिल करना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट हम उसे कह देते हैं, ठीक है। कुल मिला के कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहता है, लेकिन पूरा एक पैरा, छोटा सा पैरा टाइप का वहाँ पे एक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को वहाँ पे क्या करनी है, देख लेनी है, क्लॉज टेस्ट वगैरह, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर आपने देखा होगा यार कि कभी कभार हमें जो सेंटेंस, अब हम यहाँ से टेंसेस वगैरह हम पढ़ चुके होंगे, तो ऑब्वियसली हम सेंटेंस भी बनाने सीख चुके होंगे। तो उन सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। उन सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है, रीअरेंज ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसी में हम कह सकते हैं कि जो जो एरर वगैरह होते हैं ना सेंटेंस में, आपसे कभी एरर पूछे जाते हैं ना कि यहाँ पे किस पार्ट में क्या गलती, क्या मिस्टेक कर रखी है, तो वो आपको बताना होता है, ठीक है। बाकी सेंटेंस को हमने रीअरेंज करके सारी चीज़ों को हमने आगे यहाँ पे क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। इतना करने के बाद फिर आपका क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, वोकैबुलरी वगैरह आती है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे वोकैबुलरी आती है आपकी, लिख ले, लिख भाई लिख, ठीक, क्या होता है फिर आपका यहाँ पे वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी का फंडा तो भाई आप लोगों को पता है कि वर्ड आपसे कहीं से भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि यार हमने जैसे कि 500 वर्ड याद कर ले, 1000 वर्ड याद कर ले, ठीक है। सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, सारा आपका वोकैबुलरी के अंदर आएगा, ठीक है। जो भी आपके वहाँ पे होते हैं ना सिनोनिम एक जैसे, जिनके मीनिंग होती है, एंटोनिम जो अपोजिट वगैरह वाले होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपके जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, वो सारा चीज़ आपका इसमें आ जाएगा, है ना। अब उसमें क्या होता है कि वर्ड तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, उसके लिए या तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब प्रिपेयर करके भी देखो, कभी कभार मान लो आपने 1000 वर्ड आपने अच्छे से लर्न कर लिए, हो सकता है एग्जाम में उन 1000 वर्ड में से ना आए क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी लफड़ा होता है, तो उसके भी हम देखेंगे कि जो भी बन पाएगा वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। वोकैबुलरी के बाद फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपका लेटर राइटिंग वगैरह ये सारी आ जाती है, लेटर राइटिंग वगैरह। हालांकि ये जिस एग्जाम में होगी नहीं तो उसे हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। RAMC वगैरह में ये पूछे जाते हैं तो वहाँ हमने कवर करना है, ठीक है। बाकी और जगह ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, क्योंकि देखो अब लेटर राइटिंग आप बोलोगे सर हमने लास्ट में क्यों करी लेटर राइटिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब सेंटेंस वगैरह, क्योंकि जब आप सेंटेंस वगैरह सीखोगे उसके बाद तो आप लेटर लिख पाओगे ना। अब सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब नहीं पता, क्या क्या फंडा कैसा होना है, सेंटेंस हमें अच्छे से बनाना नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली हम उसे, लेटर तो फिर बहुत दूर की बात है ना, उसे तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों का पूरा रहने वाला है। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो हमने वो इजीली डिस्कस करनी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को हमने डिस्कस करते हुए चलना है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो भी दिक्कत होगी वो आप लोगों को एक बार ही बता देना है, ठीक है। ऐसे कोई परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक है, कि कैसे आप सॉल्व कर सको, ठीक है। जितना आप माइंड से पूछोगे वो आपको उतना आंसर देता है, राइट। तो इन चीज़ों को करने के बाद ही फिर आप बोलोगे कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे इजीली टैकल कर लोगे, फिर आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो वैसे होती रहती है, लेकिन
आपको अपना एटीट्यूड रखना है, परेशानी को फोड़ के आगे निकल जाना है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रो, ये पूरा का पूरा हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर मैंने अगर बीच में कोई चीज़ नहीं बोली होगी कि सर आपने ये चीज़ नहीं बोली, वो सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा टेंसेस के अंदर आएगा, सारा जो भी वोकेबुलरी वगैरह है ना, जो एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सारा कुछ जो भी फंडा होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, पता है मुझे, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ हम सब चीज़ कवर करनी है, ऐसी कोई बात नहीं जो चीज़ मैं यहाँ पे वो मेंशन नहीं करी, ये जस्ट हमने एक ओवरव्यू बताया कि ऐसा होता है। बाकी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, 24/7 अवेलेबल है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी जब आपको जो चीज़ करवाई जाती है तो उसे फिर आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना है, क्योंकि सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, उसके बाद जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया आपने भी कर लिया हो गया, अब आपको उस करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, अपना डेली रिवीजन करना होता है। रिवीजन नहीं करते हो तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को क्या आएगी, समस्या आएगी, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़े से पढ़ना है, ठीक है, चिल भी करना है, ठीक है, लोड नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। बार बार चीज़ों को करेंगे इजीली चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसकी प्रॉपर नाउन वगैरह से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो आप लोग बन जाओगे। ओके, जीरो से हीरो आप लोग यहाँ पे क्या हो जाओगे, बन जाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी आपका सजेशन होगा तो आप लोग भाई इजीली बता सकते हो, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में मस्त तरीके से आप लोगों की क्लासेस होनी है और होती रहेंगी, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं पता होगी वो चीज़ हम बताएंगे, जो चीज़ आपको पता होगी उसे आप और इम्प्रूव करोगे। ओके, तो अच्छे से मेहनत करनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।